नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है तब से उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ऐसे अल्ट्रा इस्लामिस्ट फोर्सेस को जगह दिया है, स्पेस दिया है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत के खिलाफ आवाज रेज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो ऐसे देश जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टर्की, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा टर्की को लेकर भारत में बॉयकॉट का कॉल चल रहा था, लेकिन टर्की को यह पसंद नहीं आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो सेलेबी एविएशन है उसका भी सिक्योरिटी क्लियरेंस भारत ने रद्द कर दिया। और इसी के जस्ट बाद यहां पर खबर आती है कि टर्की द्वारा बैक्ड एक ग्रुप है बांग्लादेश के अंदर, उसने ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है उसको रिलीज किया। आप देख सकते हो खबर, टर्की बैक्ड ग्रुप इन बांग्लादेश सर्कुलेट्स ग्रेटर बांग्लादेश मैप शोइंग इंडियन टेरिटरी। भारत का एक बड़ा हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, कई सारा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, बांग्लादेश में ये कैसी विचारधारा है, क्यों इस तरह की चीजें सामने आती हैं, इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सर्कुलेट किया जा रहा है, मैं वो मैप लगाऊंगा नहीं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस तरह की चीजों को स्पेस देना नहीं चाहिए। तो ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप है वो टर्की बैक्ड ग्रुप के द्वारा बांग्लादेश के अंदर सर्कुलेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका सीरियस स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भारत के साथ देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि जब ये लोग ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखो सिंपल सी चीज है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट फैक्शंस के द्वारा जो बांग्लादेश के अंदर हैं वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इस आइडियोलॉजी को, ग्रेटर बांग्लादेश आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं और उनका यह मानना है कि बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा है जो इस समय बांग्लादेश के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अगेन यहां पर मैप में अगर आप देखोगे तो इनका बेसिकली कहना है कि पूरा का पूरा ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वो भी बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, यहां पर भारत में जो हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मतलब ये सारे एरिया भी ये लोग कहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट होना चाहिए। और भारत ही नहीं, इनफैक्ट म्यांमार का जो अरक्कन रीजन है, ये अगर आप देखोगे ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर नीचे म्यांमार का, ये अरक्कन रीजन भी जो है इनका क्लेम है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी है वो झूठ तरीके से आर्ग्यू करती है कि हिस्टोरिकली और कल्चरली ये बंगाल या फिर एक प्रकार से जो इस्लामिक और जो बंगाली आइडेंटिटी है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये अपने आप को इस्लामिक आइडियोलॉजी के तहत बताते हैं। बट आपको पता ही होगा जब हम बंगाल की बात करते हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास ये जो राज्य है वेस्ट बंगाल, वहां पर भी तो बंगाली रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो इस्लामिस्ट हैं, वो इस्लामिक विचारधारा रखते हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है कि ये एक झूठी आइडियोलॉजी है जिसको जानबूझकर फैलाने की कोशिश की जाती है। अब क्वेश्चन ये कि अभी ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है जहां पर ये मैप फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कौन सा संगठन है। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका नाम है सल्तनत ए बांग्ला और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसको फंडिंग की जाती है, सपोर्ट दिया जाता है बाय टर्की। मैं आपको अभी लिंक दिखाऊंगा इसका, लेकिन ये बेसिकली ढाका यूनिवर्सिटी से बेस्ड है। आप सोच के देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से किसी गली मोहल्ले में कोई एक ऐसा ही वो आ गया। ढाका यूनिवर्सिटी में ये बेस्ड है ये पर्टिकुलर सल्तनत ए बांग्ला और ऑनलाइन इस्लामिस्ट फोरम आपको इसका देखने को मिलेगा। और इसी ग्रुप ने यहाँ पर जो मैप है ग्रेटर बांग्लादेश का वो रिलीज किया और दिखाने की कोशिश की कि कैसे भारत का बड़ा हिस्सा, म्यांमार का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें टर्की का इन्वॉल्वमेंट क्या है। देखो जो टर्की की गवर्नमेंट है इस समय, स्पेशली जब से एर्डोगान टर्की को संभालना स्टार्ट किए हैं तब से उन्होंने क्या किया, जो नियो ऑटोमन की जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिसीज है, पैन इस्लामिस्ट एक्सपेंशन की जो पॉलिसीज है उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। और टर्की जाना जाता है कि वो इस तरह के देशों में जहां पर वो अपना इन्फ्लुएंस रख सकता है वहां पर एनजीओज, रिलीजियस चैरिटीज, इस्लामिस्ट एकेडमिक जो ग्रुप हो गए उनको काफी सारा ये फंडिंग करता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अभी तक तो क्या है कि शेख हसीना जब तक थी तब तक इतने बड़े स्तर पर टर्की ये काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि शेख हसीना चली गई हैं, अब यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस हैं, आपको पता ही है वो किस तरह की विचारधारा रख रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है कहीं ना कहीं एनजीओ, रिलीजियस चैरिटीज, इनके माध्यम से एक सॉफ्ट पावर, टर्की की जो सॉफ्ट पावर है और जो एर्डोगान की पार्टी है ना, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP,
तो उसको एक प्रकार से फैलाने की कोशिश की जाती है कि हम इस्लामिस्ट हैं और हम चाहते हैं कि इस्लामिज्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो एक साथ आएं और हम दुनिया पर रूल करें। इस तरह की आइडियोलॉजी इनके द्वारा रखा जाता है। खैर, इसका स्ट्रैटेजिक कंसर्न क्या है भारत के लिए? देखो, सबसे पहला है आइडियोलॉजिकल थ्रेट। मतलब ये मैप एक प्रकार से दिखाकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको और रेडिकलाइज किया जा रहा है। भारत के खिलाफ वॉइस रेस कराने की कोशिश की जा रही है। और आपको समझना है ये चीज, ये कहीं और नहीं हो रहा है, ये ढाका यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे इंस्टीट्यूशनल पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसके पीछे बैक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है और ये ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी थ्रेट भी रहेगा। जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसको सॉफ्ट पावर इन्फिल्ट्रेशन की तरह देखती हैं। जैसे पाकिस्तान ने एक समय में खालिस्तान मूवमेंट को एक प्रकार से प्रमोट करने की कोशिश की, कुछ उसी प्रकार से बांग्लादेश जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश को एक प्रकार से पनपा रहा है। और यहां पर कंसर्न यही है कि जो इमीडिएट टेरिटोरियल एग्रेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अभी बांग्ला, मतलब इनकी हिम्मत भी नहीं है वैसे तो अगर आप देखो, लेकिन यहां पर कोई लड़ाई करने वाली बात नहीं है। ये आपको समझना है एक साइकोलॉजिकल वॉर है, कल्चरल और जो रिलीजियस एक प्रकार से वॉर होता है ना, वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा यहां पर ऑब्वियस सी बात है, जो भी लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे वो क्या करेंगे, वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, भारत के वेस्ट बंगाल में आने की कोशिश करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि देखो हमने तो यही सीखा है बचपन से और ये पूरा एरिया हमारा है, भारत का क्लेम नहीं है। आप समझ लो, इस तरह से आइडियोलॉजी को एक प्रकार से चेंज करके यहां पर जानबूझकर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। रोहिंग्या इन्फ्लक्स हो गया, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो गया, मिलिटेंट नेटवर्क हो गया, ऑलरेडी ये सारे कंसर्न है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और उस ऊपर से इस तरह की आइडियोलॉजी पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है भारत इसको रिस्पॉन्स देगा। और भारत का क्या रिस्पॉन्स आया देखो, एक तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सुंदरबन वाला पूरा एरिया है वेस्ट बंगाल का, यहां पर जो सुंदरबन वाला एरिया है, यहां से काफी सारा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है। और इसलिए हमने क्या किया है, जो फ्लोटिंग आउटपोस्ट है वो हम क्रिएट करते हैं। तो और 7 इस तरह की जो फ्लोटिंग आउटपोस्ट है वो यहां पर बनाया जाएगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। और ये जो आउटपोस्ट हैं उनकी कोशिश यही रहेगी कि एक तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको दबाया जाए, जो स्मगलिंग ऑपरेशंस होता है वो ना करने दिया जाए, मैरीटाइम और जो रिवराइन टेररिज्म होता है उसको यहां पर रोका जाए। फिर इसके साथ साथ भारत अपना क्लोज वॉच रखेगा टर्की बांग्लादेश मिलिट्री एंड एनजीओ कोलैबोरेशन को लेकर, कि कैसे बांग्लादेश जो है वो यहां पर टर्की के साथ मिलकर मिलिट्री डील्स कर रहा है, कैसे टर्की जो है एनजीओस के साथ मिलकर बांग्लादेश में इस तरह की विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सबके ऊपर भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी पूरी नजर होने वाली है। और अभी जस्ट मैं देख ही रहा था, यहां पर आज ही खबर आया था, सिक्योरिटी इंटेंसिफाइड अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो काफी गर्म हो रखा है पाकिस्तान के साथ। तो कहीं ना कहीं यहां पर बांग्लादेश हो सकता है इसका फायदा उठाए, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमें अपनी सिक्योरिटी मजबूत करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ध्यान जो है वो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर ले जाना है। और इसके अलावा आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कैसे भारत ने एक बड़ा झटका दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश क्या करता था, इस तरह की चीजें फैलाता रहता था और सोचता रहता था कि हम ट्रेड करते रहेंगे। तो यहां पर बांग्लादेश से जो भी हम इंपोर्ट कराते थे सामान, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो लैंड के थ्रू नहीं आएगा। जो लैंड वाले पोर्ट हैं, 2 ही पोर्ट अलाउ किए गए हैं, कोलकाता में एक पोर्ट है और मुंबई में जो दूसरा पोर्ट है वहीं से आ सकता है। और इसको लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने आज सुबह बनाया था, वो आप देख लेना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ना, जो टर्की है वो अपना फुटप्रिंट साउथ एशिया में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ तो कितना डीप लिंक है वो आपको पता ही है, लेकिन स्पेशली मोहम्मद यूनुस आने के बाद बांग्लादेश के अंदर अपना जो इंफ्लुएंस है उसको बढ़ा रहा है। यहां पर मिलिट्री सप्लाईज, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, रिलीजियस और जो कल्चरल टाइज है एनजीओ के साथ वो बढ़ा रहा है, एंटी इंडिया जो नैरेटिव है इंटरनेशनल फोरम पर उसको एक प्रकार से सपोर्ट कर रहा है टर्की, क्योंकि अगेन काफी डेंजरस हो जाता है। और कहीं ना कहीं भारत अभी तक जो शांत था वो शायद अब आपको उसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। और ये मायने क्यों रखता है, मायने इसलिए लगता है कि जो राइज ऑफ इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म है बांग्लादेश के अंदर, और उसको अगर आप टर्की के सॉफ्ट पावर के साथ कंबाइन कर दो तो भारत के ईस्टर्न फ्रंट पर कहीं ना कहीं डिस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। देखो, ये जो बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है ना, आपको समझना है कि इसके पीछे ये लोग कुछ थोड़े बहुत तर्क देंगे कि देखो ब्रिटिशर्स के टाइम में बंगाल जो पूरा एरिया हुआ करता था उसमें नॉर्थ ईस्टर्न के कई स्टेट्स थे, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, काफी बड़ा एरिया हुआ करता, लेकिन वो एक अलग चीज है। वो अंग्रेजों के द्वारा एक अलग थॉट से वो चीजें क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। यहां पर ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ये बेसिकली रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप
होप कि अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको बताया सुंदरबन डेल्टा में फ्लोटिंग आउटपोस्ट जो है वो लगाए जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हो जो कौन सी हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है जिसको ये काम दिया गया है फ्लोटिंग आउटपोस्ट के लिए? क्या इंडियन कोस्ट गार्ड है, आसाम राइफल है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सर्च करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ।